यूनिट टू है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहां हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ने वाले हैं, विल स्टडी अबाउट द चार्जेस इन मोशन। करंट इलेक्ट्रिसिटी वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम डील करते हैं अबाउट द चार्जेस इन मोशन। इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। जब भी चार्ज मोशन में होगा तो क्या होता है, सबसे पहली चीज देखो, जब भी चार्ज मोशन में होता है तो करंट फ्लो करती है। हाउ वी डिफाइन करंट देयरफॉर, current is defined as the rate of flow of charge, rate of flow of charge। कैसे डिफाइन करते हैं करंट को, करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब रिप्रेजेंटेड बाय आई, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, क्यू बाय टी लिखते हैं बेटा इसको। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ करंट विल बी, although current एक fundamental physical quantity है, but it is coulomb per second and you know it is ampere, क्योंकि ये एक fundamental unit है ampere। we write 1 ampere is 1 coulomb per second। तो जब एक कूलम का चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो करेगा तो तब बोलेंगे वायर में या किसी भी मटेरियल में जो करंट फ्लो कर रही है उस करंट की वैल्यू है 1 एम्पियर। वी हैव सम स्मॉलर यूनिट्स न्यूमेरिकल्स में हम यूज करते हैं जिनको, जैसे मिली एम्पियर है, 10⁻³ एम्पियर होता है। माइक्रो एम्पियर है, 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। 1 नैनो एम्पियर 10⁻⁹ एम्पियर होगा। तो जब जब हम करंट की बात करेंगे तो करंट हमेशा तभी होगी जब चार्ज का फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब इस पे तो हम आएंगे ही, इस पूरे चैप्टर में हमने करंट के बारे में ही पढ़ना है, बट लेट अस स्टडी सम बेसिक थिंग्स फर्स्ट, कि कौन सा चार्ज, हम बोलते तो हैं कि चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, तो डिफरेंट मटेरियल्स में ये चार्ज भी डिफरेंट होता है जो फ्लो करता है, जिसके कारण करंट फ्लो करती है। ठीक है, हम बात करते हैं उन पार्टिकल्स की विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। जो पार्टिकल्स करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको हम करंट कैरियर्स बोलते हैं। सी ए प्रोटॉन, प्रोटॉन इज नेवर ए करंट कैरियर। प्रोटॉन कभी भी फ्लो नहीं कर रहा है, प्रोटॉन इज ऑलवेज इनसाइड द न्यूक्लियस। तो लेकिन फिर भी डिफरेंट मटेरियल्स में वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट कैरियर्स। क्या होते हैं ये करंट कैरियर्स, ये वो चार्ज्ड पार्टिकल्स है, चार्ज्ड पार्टिकल्स which are responsible for the flow of current, which are responsible for the flow of, जिन चार्ज पार्टिकल्स के कारण करंट फ्लो करती है, जो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन चार्ज पार्टिकल्स को करंट कैरियर्स बोलते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स में, जैसे अगर हम मेटल्स में बात करें, अगर हम मेटल्स में बात करें करंट फ्लो कर रही है, तो मेटल्स में करंट फ्लो कर रही है ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स में करंट कैरियर्स क्या हुए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स में हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट फ्लो करती है। इसलिए इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ना बेटा हम यहां पर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। These free electrons are also called as conduction electrons because they are responsible for the conduction। conduction मतलब flow of current। सेकेंड है बेटा, अगर हम बात करें, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइट्स,
इलेक्ट्रोलाइट्स वो लिक्विड्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। इलेक्ट्रोलाइट्स वो लिक्विड्स होते हैं जिनके कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स वो लिक्विड हैं जिनके कारण इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। तो दीज लिक्विड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इनमें क्या होता है, कैटाइन्स एंड एनाइंस होते हैं। कैटाइन्स और एनाइंस के कारण करंट फ्लो करती है। तीसरी जो कैटेगरी है बेटा, दिस थर्ड कैटेगरी इज सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में करंट जो है दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो इन सेमीकंडक्टर वी हैव इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जिनके कारण करंट फ्लो करती है। बेटा एक सेकेंड, ठीक है। मेटल्स हो गए बेटा हमारे गुड कंडक्टर्स जिनको हम बोलते हैं। गुड कंडक्टर्स में करंट फ्लो करती है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं करंट कैरियर्स। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स में हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की। किसी भी लिक्विड का जो आयंस में डिसोसिएशन होने वाला प्रोसेस होता है, तो कैटाइन्स और एनाइंस, कैटाइन्स होते हैं नेगेटिव आयंस, एनाइंस होते हैं पॉजिटिव आयंस, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं विद इन द इलेक्ट्रोलाइट, तो वहां करंट फ्लो करती है। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं बेटा, सेमीकंडक्टर्स एक ऐसे कैटेगरी है मटेरियल्स की जिनकी कंडक्टिविटी मेटल से ज्यादा, मेटल से कम और इंसुलेटर से ज्यादा होती है। मतलब सेमी मींस हाफ। दे आर नॉट वेरी गुड कंडक्टर्स लाइक मेटल्स एंड दे आर नॉट इंसुलेटर्स आल्सो, सो दे आर कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कारण करंट होती है। अब इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है, इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है। व्हाट इज होल? बेसिकली होल इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस। अभी होल के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हम सेमीकंडक्टर्स में बात करेंगे होल्स की, बट आपको पता होना चाहिए तो होल इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस इन द वैलेंस बैंड। ठीक है, वी हैव टू बैंड्स कॉल्ड एज वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो होल क्या है, जब एक कोवलेंट बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बाहर, तो वो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस बचती है उसको होल बोलते हैं। फॉर द टाइम बिंग हम होल के कारण कंडक्शन कैसे हो रही है उस पर हमारा फोकस नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात करेंगे मेनली मेटल्स में जो करंट फ्लो कर रही है उसकी। ठीक है, होल्स होल्स के कारण भी करंट फ्लो करेगी, होल्स का भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूं कि सिर्फ ये नहीं सोचना है कि इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जी हमेशा। ठीक है, दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के कारण नहीं, हमारे पास पॉजिटिव आयंस के कारण, ये जो कैटाइन्स और एनाइंस में ये तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, होल पॉजिटिव है, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज के कारण भी करंट हो सकती है। ठीक है, द ओनली थिंग इज हम इलेक्ट्रॉन के बारे में ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम उस करंट की बात कर रहे हैं जो मेटल में फ्लो कर रही है। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं तो वो दैट मीन्स मेटल में करंट फ्लो कर रही है, उसकी बात हो रही है। तो करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज नॉट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट कैन बी सम पॉजिटिव चार्ज आल्सो। आल्दो प्रोटॉन के कारण कंडक्शन नहीं होती, क्योंकि प्रोटॉन्स जो हैं दे आर हेल्ड इनसाइड द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ ए वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, प्रोटॉन्स नहीं बाहर आएंगे। तो मान लीजिए कोई वायर है हमारे पास। इन जनरल हमारे पास जो भी वायर होती है उसे हम सिलेंड्रिकल शेप में बनाते हैं, और हमने क्या किया, एक सेल या बैटरी लगा दी इस वायर के दोनों टर्मिनल्स पे उसके। ठीक है, जिसकी वजह से एक एंड पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया। देखो करंट फ्लो क्या आती है, डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट पॉजिटिव चार्ज के कारण भी होती है, नेगेटिव चार्ज के कारण भी होती है। ठीक है, मेटल्स में करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, सेमीकंडक्टर में होल्स की वजह से भी होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स में भी पॉजिटिव आयंस की वजह से भी होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम मेटल्स में बात करें, मान लो यहां बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो व्हाट विल हैपन टू दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हमारा ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा,
तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर आने लगेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर आने लगेंगे, तो हम बोलेंगे चार्ज फ्लो कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसलिए करंट फ्लो कर रही है। चार्ज फ्लो कर रहा है तो मतलब करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। याद रखना बेटा, अगर तो कोई पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा होता तो करंट की डायरेक्शन वही होती है जो पॉजिटिव चार्ज की है। बट अगर हम मेटल में बात करते हैं तो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन लिख रहा हूं मैं, इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट की डायरेक्शन क्या लेंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है उससे अपोजिट होती है करंट की डायरेक्शन। इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। ये जो हम डायरेक्शन यहां जहां पर ये वर्ड यूज होता है ना, इज टेकन अपोजिट, इसका मतलब कोई कन्वेंशन यूज हुआ है, कोई रूल हमने इंट्रोड्यूस किया है। दिस करंट इज कॉल्ड एज द करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कन्वेंशनल करंट। देखो करंट फ्लो किसकी वजह से कर रही है, करंट तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो कर रही है, लेकिन करंट की जो डायरेक्शन है दैट इज कन्वेंशनल डायरेक्शन। कन्वेंशन क्या होता है, रूल। जैसे मैं बोलूं एक्स एक्सिस बनाओ, तो कन्वेंशन है सब लोग ऐसे बनाएंगे एक्स एक्सिस, ठीक है। बट ये रैंडम नहीं है कन्वेंशन, देयर इज ए रीजन फॉर इट। क्या होता है देखो, ये वाला जो एंड है ये पॉजिटिव है क्योंकि इसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा। अभी मैं आपको 10th वाला पढ़ा रहा हूं जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, और ये एंड नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो करंट की जो डायरेक्शन है दैट इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट इज ऑलवेज टेकन, द डायरेक्शन ऑफ करंट is always taken in the direction of electric field, ठीक है। is always taken in the direction of electric field, तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही करंट की डायरेक्शन। तो इन सब के बेसिस पे कॉमन कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर हमने कोई सेल या बैटरी लगाई है, सिंपल वर्ड्स में अगर बोलना हो, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव ली जाती है। जब हम बोलते हैं कन्वेंशन, सो दैट मीन्स हमने वो रूल खुद इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रही है दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, बट उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली दैट इज टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट भी उसी डायरेक्शन में कंसीडर की जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन। फिर देखें बेटा, करंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, लेकिन फिर भी करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। व्हाई करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज द वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन आर नॉट एप्लीकेबल। डिफरेंट करंट्स को जब हम ऐड करते हैं तो हम वेक्टर लॉज को यूज नहीं करते। करंट इज एडिड लाइक स्केलर। सिंपल वर्ड्स में ये बोल सकते हो आप, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज करंट इज एडिड लाइक स्केलर्स। करंट इज एडिड लाइक स्केलर्स मतलब देखो, किसी वायर में 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है,
कोई दूसरी वायर है, इसमें 6 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, ये दोनों कंबाइन होकर इधर चले जाती है, इसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। इसमें हमें ये देखने की जरूरत नहीं पड़ी कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। वेक्टर लॉज अगर होते, अगर वेक्टर की तरह ऐड करते, तो हम देखते इन दोनों के बीच में एंगल कितना और फिर रिजल्टेंट फाइंड करते। करंट के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी हम डिफरेंट करंट्स की एडिशन करते हैं, डिफरेंट करंट्स को ऐड करते हैं, सम अप करते हैं, हम हमेशा स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं, हम हमेशा उनके मैग्नीट्यूड की ही बात करते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि ये किस डायरेक्शन से आ रही है और ये किस डायरेक्शन से आ रही है। सिंपल वर्ड्स में बोलोगे, करंट इज एडेड लाइक स्केलर्स, दैट इज व्हाई करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि करंट का एडिशन स्केलर्स की तरह होता है। बट ब्रॉडली हम करंट को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ब्रॉडली वी हैव टू टाइप्स ऑफ करंट। एक है स्टेडी करंट, और एक होती है बेटा वेरिंग करंट। स्टेडी मींस एक ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। करंट whose magnitude does not change with time। जिस करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं होता, उस करंट को स्टेडी करंट बोलते हैं। अगर टाइम और करंट के बीच में ग्राफ बनाए, तो आइडियली वो ग्राफ ऐसा होना चाहिए। आइडियली, although प्रैक्टिकली करंट धीरे धीरे कम होती जाती है, बट आइडियली इट शुड बी ए स्ट्रेट लाइन विद टाइम, द मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज। फॉर एग्जाम्पल, जो डायरेक्ट करंट है, डीसी इज ए टाइप ऑफ स्टेडी करंट। डायरेक्ट करंट कहां से मिलती है? डायरेक्ट करंट किसी भी सेल या बैटरी से जो मिलती है वो डीसी है। सेल या बैटरी जो है वो डीसी का सोर्स है। सेल और बैटरी इज ए सोर्स ऑफ डीसी। ऐसे बनाते हैं हम, एक सिंगल है तो सेल, और अगर कॉम्बिनेशन है तो बैटरी। दूसरी जो करंट की टाइप है बेटा, वो है वेरिंग करंट। एक ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है विद टाइम। मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी, या सीधा लिखेंगे ए करंट विच चेंजेस विद टाइम। टाइम के साथ जो चेंज होती है करंट, उस करंट को वेरिंग करंट बोलते हैं। वेरी करना मतलब चेंज होना। इसमें वी हैव स्पेशल टाइप कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी। शॉर्ट में बोलते हैं एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। ये हमारा यूनिट नंबर 4 है, जिसमें हम ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे। तो देखिए एक चीज, एसी कहां से मिलती है? सेल या बैटरी से तो हमें डीसी मिल रही है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एसी? एसी कहां से मिलेगी? ऑल्टरनेटर क्या होता है मयंक? ऑल्टरनेटर तो प्रोड्यूस करता है ना, ऑल्टरनेटर तो कन्वर्ट करता है। एसी का बेसिक सोर्स क्या है? जनरेटर नहीं। जनरेटर तो कन्वर्ट कर रहा है। एसी, हम जनरेटर यूज कर रहे हैं घर में? एवरी टाइम वी कैन नॉट यूज दैट ऑल्टरनेटर। बेसिकली एसी जो है, एसी का सोर्स है हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, या थर्मल पावर प्लांट्स, या विंड विंड मिल्स होती हैं, तो दे प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, वी हैव न्यूक्लियर पावर प्लांट आल्सो। द बेस्ट एग्जांपल इज, जो हमारे डैम्स है ना, दे आर प्रोड्यूसिंग ऑल्टरनेटिंग करंट, दे आर प्रोड्यूसिंग ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, जो हम घर में यूज कर रहे हैं, कभी इन्वर्टर पे या कभी जनरेटर पे, तो हमें क्या है, हमारे बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस हैं जो एसी पे काम करते हैं,
और बहुत सारे ऐसे हैं जो डीसी पे काम करते हैं। हमारे घर में मोस्टली जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे जैसे फैन, ट्यूबलाइट, एयर कंडीशनर, इस तरह के जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं ये सब एसी पे चलने वाले हैं। और जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया या टैबलेट हो गया, इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं दे वर्क विद डीसी। ठीक है, डीसी से काम करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एसी से, एसी के ऊपर चलने वाले हैं। सिंस वी हैव मोस्टली ऑल्टरनेटिंग करंट वाले इंस्ट्रूमेंट है, सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, तो इसलिए हम मेनली एसी को ही यूज करते हैं। और एक और एडवांटेज है, एसी को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू डीसी। जैसे मोबाइल चार्ज करना है हमने, तो हम क्या सीधी वायर थोड़ी लगा देते हैं, एसी से नहीं चार्ज कर सकते आप। हम बीच में एक अडॉप्टर जैसा जो होता है ना, वो क्या करता है, उसको रेक्टिफायर बोलते हैं। तो एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट किया जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। अगर ऑल्टरनेटिंग करंट होगी तो उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर, और अगर डायरेक्ट करंट है उसको एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे जो घर में इन्वर्टर लगा होता है वो क्या करता है, एसी को डीसी को वापस एसी में कन्वर्ट करता है। जैसे जब व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज गॉन तो हम बोलते हैं इन्वर्टर ऑन कर देते हैं, या इन्वर्टर ऑन हो गया। वो इन्वर्टर क्या कर रहा है, जो बैटरी है हमारी, उस बैटरी की डीसी को, खाली इन्वर्टर नहीं होता, हमेशा बैटरीज भी होगी, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज भी हो सकता है साथ में, वो क्या करेगा, बैटरी की डीसी को वापस एसी में कन्वर्ट करेगा। तो व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज गॉन, तो तब भी हमारा जो पंखा है वो एसी पे ही चल रहा है। सिर्फ अब वो एसी कहाँ से आ रही है, वो बैटरी की डीसी को इन्वर्टर हमारा एसी में कन्वर्ट कर रहा है। सो एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो डीसी है ना, डायरेक्ट करंट, बेसिकली इट इज कॉस्टली, बैटरीज लगानी पड़ती है हमें। एसी इज कॉस्ट इफेक्टिव। एक पावर प्लांट बना दिया, ठीक है, बड़ा सा प्रोजेक्ट बना दिया, वन टाइम कॉस्ट है उसकी, देन इट कैन बी सप्लाइड टू डिफरेंट सिटीज एंड मल्टीपल हाउसेस, मल्टीपल कनेक्शंस। तो इसलिए एसी इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है इसमें, एक जो सेटअप होता है वो तो वन टाइम लगाना है, पूरा डैम बनाना है, बट उसके बाद इट विल बी यूज्ड। डीसी क्या है, बैटरी से आ रही है, थोड़े दिनों बाद बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर नई बैटरी लाओ, राइट। सो दैट इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर, और हर घर में फिर हर रूम में अलग अलग बैटरीज लगानी पड़ेगी अगर हमें डीसी के साथ काम करना है। तो मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेस वर्क विद एसी, एंड जहां डीसी की रिक्वायरमेंट होती है हम इसी एसी को रेक्टिफाई करके डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, एसी के बारे में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में। अभी यूनिट नंबर 2 में हम डायरेक्ट करंट के बारे में बात करते हैं, तो डीसी की बात करेंगे, या हम जब भी यहाँ करंट की बात करेंगे बेटा, इस चैप्टर में जब भी हम करंट की बात करेंगे तो इट शुड बी अंडरस्टूड कि वो हम डायरेक्ट करंट की बात कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट की बात नहीं कर रहे। ठीक है, स्टडी करंट की बात कर रहे हैं। तो जो भी हमारे पास, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, हमने कोई बैटरी लगा दी, कोई सेल लगा दिया, तो जो ये यहाँ करंट की बात होगी तो ये करंट कौन सी है, डीसी। ठीक है, यहाँ तो आप सिंपली ऐसे भी बोलोगे ये डीसी इसलिए क्योंकि ये सेल लगाया। एसी तब होगी अगर हम यहाँ पर कोई ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगाएंगे। तो मेनली दो तरह की करंट्स हैं, एक डीसी और एक एसी। इस चैप्टर में हम डीसी सर्किट्स के ऊपर काम करेंगे सिर्फ। दूसरी एक चीज और देखो बेटा, जो इलेक्ट्रिक करंट है, करंट एक मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी है। मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक होता है जो पूरे कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। मतलब अगर हमारे पास कोई वायर है जो आगे चल के थोड़ी थिक हो गई, फिर आगे चल के और थिक हो गई, इस तरह से एक वायर है। अगर इस वायर में यहां से करंट आई एंटर कर रही है तो बेटा यहां से भी करंट आई ही लीव करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां से करंट आई एंटर कर गई और यहां से 2i निकल गई या i/2 निकली। whatever current is entering through one cross section, the same current will leave from the other cross section। क्या चेंज हो जाएगा उसकी तो हम बात करेंगे, बट जब हम ये बोलते हैं कि करंट एक मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये बोलने का मतलब ये है that it is property of the entire conductor, it is not property of small part of the conductor। electric current is macroscopic, current flows through the entire conductor
ठीक है, एज ए होल, छोटे छोटे पार्ट्स में हम करंट की बात नहीं करते हैं। माइक्रोस्कोपिक होता है व्हेन वी कंसीडर ईच स्मॉल पार्ट ऑफ द कंडक्टर। ठीक है बेटा, करंट की देखो कैसे कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन ए वायर पर सेकेंड when a current of 1 ampere is flowing in it। जब 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है किसी वायर में, तो उस 1 एम्पियर करंट के कारण कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे पर सेकेंड। क्या क्वेश्चन है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन ए वायर पर सेकेंड व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग इन इट। जब भी बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, देखो करंट का तो फॉर्मूला सेम है हमारे पास, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ठीक है, इफ n electrons are flowing, then q is equal to n into e। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को e से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो n into e। तो बेटा हमारे पास I कितना बन गया, n into e divided by t। I equals to n into e by t, which means n is equal to I into t by e। जब भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने होंगे, यहां तो मैंने स्पेसिफिकली लिखा है 1 एम्पियर और 1 सेकेंड, पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, 10 एम्पियर एंड यहाँ 1 मिनट लिखा होगा। कभी यहाँ आपने फॉर्मूला यही यूज करना है। 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है बेटा, राइट 1 एम्पियर पर सेकेंड मतलब इंटू 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1.6 इंटू 10 रेज पर माइनस 19 कूलम। बेटा जो एम्पियर इंटू सेकेंड है ये भी कूलम होता है, कूलम और कूलम कैंसिल हो जाएगा, और आपने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है ये वैल्यू 1 बाई 1.6 इंटू 10 रेज पर माइनस 19 जो है ये कितना होता है, 6.25 इंटू 10 रेज पर 18। अब इसका ना मतलब समझना, वैल्यू तो सभी कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये n इतना है, बट लेट अस अंडरस्टैंड कि इस नंबर का मतलब क्या है और करंट फ्लो का मतलब क्या है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं पर सेकेंड, इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, कितने 6.25 इंटू 10 रेज पर 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं वायर में एवरी सेकेंड। दैट मीन्स कि अगर मेरे पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें ये बोला है कि 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है पर सेकेंड। इसका मतलब ये है, देखो मान लो इस वायर में कितनी करंट फ्लो कर रही है पर सेकेंड, 1 एम्पियर करंट ऐसे फ्लो कर रही है। 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन द वायर पर सेकेंड। बेटा अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगी तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6.25 इंटू 10 रेज पर 18। अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो इसका मतलब यहां से 6.25 इंटू 10 रेज पर 18 इलेक्ट्रॉन्स एंटर किए, और यहां से भी 6.25 इंटू 10 रेज पर 18 इलेक्ट्रॉन्स लीव कर रहे हैं। सो व्हेन, सुनना ध्यान से, व्हेन वी से कि एक वायर में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि 6.25 इंटू 10 रेज पर 18 इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं पर सेकेंड थ्रू वन एंड, एंड द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लीविंग थ्रू द अदर एंड। इतने इलेक्ट्रॉन्स यहां से एंटर किए और इतने इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकले। ठीक है, अगर 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही होती तो ये नंबर भी डबल हो जाता। तो जब भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द फ्लो ऑफ करंट, यूज दिस फॉर्मूला n इक्वल टू आई इंटू टी बाई ई। 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है पर सेकेंड, सो दैट इज वाई मैंने 1 सेकेंड लिखा, कोई और टाइम दिया होता तो वो लिखते।
मतलब करंट का जो फ्लो है वो कंटिन्यूस है, ऐसे मतलब ब्रेक्स में नहीं है कि यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन्स इतने एंटर करे हैं तो यहाँ से लीव भी उतने ही करेंगे इन एवरी सेकेंड। इट इज लाइक ए कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर। अगर आप टैप के साथ लगा दो, जितना पानी एंटर करेगा पर सेकेंड एंड से, उधर से उतना ही निकलेगा, बीच में कहीं अकोमुलेशन नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि देर इज नो अकोमुलेशन ऑफ चार्ज, की कोई थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बीच में रुक गए नहीं। जितने इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो है दे विल लीव फ्रॉम द अदर एंड। द फ्लो ऑफ करंट, द फ्लो ऑफ करंट in a conductor is continuous। करंट का जो फ्लो होगा किसी भी कंडक्टर में वो कंटिन्यूस फ्लो होता है। इट इज नॉट ए डिस्क्रीट फ्लो जो अभी है और अभी नहीं है। इट इज ऑलवेज कंटिन्यूस। दूसरा देखें और कैसे हम करंट को पता करते हैं। देखो, अगर मान लो कोई इक्वेशन दी हुई है आपने, द करंट आई इज वेरिंग with time t as I equals to 2t plus 3t square ampere। Calculate the charge flowing in the wire from 0 to 2 सेकेंड। ट्राई करो इसको। बेटा करंट यहां पर जो दी हुई है आपको, ये टाइम का एक फंक्शन है, जिसका मतलब है ये एक वेरिंग करंट है। तो जब भी वेरिंग करंट होगी तो कैसे डिफाइन करेंगे उसको, वो देखो। I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोला था मैंने, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, डी क्यू बाई डी टी। सो व्हाट इज डी क्यू? डी क्यू इज आई इंटू डी टी। देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं दैट डी क्यू इज इक्वल टू 2t plus 3t square dt। दिस इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर फॉर ए स्मॉल टाइम dt। तो अगर टोटल चार्ज पता करना है कौन से टाइम के लिए, 0 to 2, तो टोटल चार्ज डी क्यू को इंटीग्रेट कर दिया 2t plus 3t square dt, और यही आप इंटीग्रेशन के लिमिट्स डाल दोगे 0 to 2। सो इट बिकम्स q इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ t फ्रॉम 0 to 2 प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर फ्रॉम 0 to 2। बस ये इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो q विल बी इक्वल टू 2 इंटू टी स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 इंटू टी क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 to 2। ये 2 और 2 कट जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा फ्रॉम 0 to 2, 3 और 3 कट जाएगा, टी क्यूब फ्रॉम 0 to 2। सो इट इज 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब। सो 4 प्लस 8 12 कूलम। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं बेटा। जब भी आपको चार्ज, ये करंट जो है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन होगा तो कैसे कैलकुलेट करोगे, करंट को इंटीग्रेट करोगे, द इंटीग्रेशन ऑफ करंट विल गिव यू चार्ज। ठीक है, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या है, जो टाइम गिवन होगा 0 to 2 सेकेंड। अब आगे क्वेश्चन देखो, इसी को मैं एक्सटेंड करता हूं। अगर यही चार्ज फ्लो करे फॉर 2 सेकेंड तो व्हाट कांस्टेंट करंट, ये आंसर आ गया ना इसका। अब ये वेरिंग करंट थी देखो हमारे पास, क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है। अगर ये पूछा होता
what constant current will flow if the same charge जो अभी हमने फाइंड किया flows for 2 सेकेंड, पहले हमने 0 to 2 सेकेंड के लिए किया था, अगर ये करंट ये चार्ज 2 सेकेंड के लिए फ्लो कर रहा है तो कितनी होगी करंट 12/2, इट इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड इज एम्पियर। तो अगर कांस्टेंट करंट फाइंड करनी होगी तो चार्ज को डिवाइड कर दोगे किससे, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। और अगर वेरिंग करंट दी हुई है, चार्ज फाइंड करना है, अगर करंट दी हुई है चार्ज फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन। कई बार चार्ज दिया होगा, चार्ज वेरी करता है टाइम के साथ, तो बताओ करंट कितनी फ्लो कर रही है। तो जैसे बिल्कुल मैकेनिक्स में करते थे, डिस्प्लेसमेंट गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, डिफरेंशिएट कर लो वेलोसिटी मिल जाएगी, और वेलोसिटी गिवन है तो इंटीग्रेट कर लो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो सिंपली ये याद रखो, I is equal to dq by dt, dq equal to I dt, which means q is equal to integration of I. Differentiation of charge is current, integration of current is charge। ठीक है, ये है बेटा करंट। फिर एक और सिचुएशन है जिसमें हम करंट को कैलकुलेट करते हैं, थोड़ी डिफरेंट है। An electron is orbiting around the nucleus of hydrogen atom। मैंने ऐसे ही पर्टिकुलरली ले लिया, the radius, yeah, with a velocity of 2.2 into 10 raised per 6 मीटर पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये वैसे जो डेटा है ये बिल्कुल करेक्ट डेटा है। पहले ऑर्बिट में, हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी होती है, एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज, ये तो पता होगा आपको, रेडियस ऑफ ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम 0.529, हम 0.53 लिख लेते हैं। Radius of the orbit is 0.53 angstrom. An electron is orbiting around the nucleus of hydrogen atom with a velocity this. The radius of the orbit is this. Calculate the equivalent current. Calculate the equivalent current. बेटा जब भी इस तरह का कोई सर्कुलर मोशन होगा तो आपने जब भी करंट को डिफाइन करना है, करंट को डिफाइन करना है Q बाई टी तो करेंगे ही, बट यहां करंट को डिफाइन करेंगे I इज इक्वल टू Q बाई टी, कैपिटल लिखना, दिस कैपिटल T इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। सर्कुलर मोशन में हमेशा टाइम पीरियड की बात करते हैं। देखो इसी एक्सप्रेशन को अगर तो आपको टाइम पीरियड दिया होता तो डायरेक्टली हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिवाइड कर देते टाइम पीरियड से। इफ v इज द वेलोसिटी देन v इज इक्वल टू 2 पाई r बाई टी। कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। मतलब अगर ये ऑर्बिट है, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 पाई r, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लगा वही t है कैपिटल, तो 2 पाई r बाई टी हुआ, राइट। तो t कितना हो गया फिर यहां से 2 पाई r बाई v, देयरफॉर I इज इक्वल टू Q तो रहने दो ऐसे ही, T आ गया 2 पाई r बाई v,
ये आ गया जनरल फॉर्मूला। जब भी कभी सर्कुलर मोशन हो रहा है किसी चार्ज का, स्पेशली एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस तरह की करंट की बात करते हैं हम, दिस करंट विल बी वेरी स्मॉल, अभी अभी देख भी लेते हैं हम, बट एटलीस्ट हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसको कैलकुलेट करते हैं। आई इक्वल टू क्यू, कौन सा चार्ज फ्लो कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 रेज पर माइनस 19, वेलोसिटी दी हुई है 2.2 इंटू 10 रेज पर 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस गिवन है 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो आप लिख सकते हो इंटू 0.53 इंटू 10 रेज पर माइनस 10, you know 1 angstrom is 10 raised per minus 10 meter. So you have all the values, you can calculate this current also. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट करंट। अगर तो कोई इक्वेशन दी हुई है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कर देना डायरेक्टली। कभी चार्ज दिया है, टाइम से डिवाइड करके डीसी फाइंड कर लेते हैं, और इस तरह की कोई सिचुएशन होगी, ये जनरल फॉर्मूला आ गया, चार्ज करंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। सर्कुलेटिंग करंट जब भी फाइंड करनी होगी तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर तो सीधा टाइम पीरियड गिवन होता हमें कि इतना टाइम लग रहा है, तो हम चार्ज को, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को टाइम पीरियड से डिवाइड करते करंट आ जाती। ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे कल हम, बट ये आज की क्लास करंट का पता चल गया कि करंट को हम कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं इन डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, थैंक यू।